ایک शहर था, एक ऐसा शहर जिसने दुनिया की तिजारत कंट्रोल की, जहां हर मजहब का इंसान आकर अमन से रहा, जहां सोना बिक रहा था, खुशबू बिक रही थी, ख्वाब बिक रहे थे। वो शहर आज समंदर की तह में है, लेकिन जाते जाते उस शहर ने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिया जिसके बगैर आज दुनिया की मईशत एक घंटा भी नहीं चल सकती। वो रास्ता आज भी जिंदा है और उस रास्ते पर कब्जे की जंग आज भी जारी है। ये है हॉर्मुज की कहानी, पत्थर, वक्त और पुर्तगाली तोप की गूंज। वक्त की सुई को पीछे मोड़ें 2000 साल पीछे। ये जजीरा है हुर्मुज, खलीज फारस के दहाने पर। 42 मुरब्बा किलोमीटर का ये छोटा सा जजीरा जोग्राफिये की सबसे कीमती जमीन थी। यहाँ आते थे हिंदुस्तान से काली मिर्च, दारचीनी और हीरे, चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन, अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और आज यमन से बखूर और लोबान। लेकिन सवाल ये है कि ये सब ताजिर हुर्मुज क्यों आते थे, सीधे अपनी मंजिल क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि खलीज फारस में दाखिल होने का सिर्फ एक दरवाज़ा था, और वो दरवाज़ा था हुर्मुज। जो भी खलीज की दौलत तक पहुंचना चाहता था उसे हुर्मुज से गुजरना पड़ता था, और हुर्मुज का हाकिम हर गुजरने वाले से टैक्स वसूल करता था। ये दुनिया की पहली टोल टैक्स थी। 10वीं सदी ईस्वी सल्तनत हुर्मुज अपने उरूज पर थी। हुर्मुज के सुल्तान का इक़्तिदार सिर्फ जजीरे तक महदूद न था, उसकी बहरी फौज ने पूरे खलीज को ज़ेर किया हुआ था। ओमान से लेकर हिंदुस्तान के गुजरात तक हुर्मुज के झंडे का एहतराम होता था। हुर्मुज की सालाना आमदनी इतनी थी कि उस वक्त के यूरोप के बड़े शहर भी शर्माते थे। तारीखदान कहते हैं कि हुर्मुज उस दौर का दुबई था। लेकिन जहां दौलत हो वहां लालच भी आता है, और जहां लालच आए वहां खून भी बहता है। हुर्मुज की दौलत की खबर समंदर पार पहुंच चुकी थी, और मगरिब में एक ऐसी कौम उभर रही थी जो समंदर को फतह करना चाहती थी। वो कौम थी पुर्तगाल। 15वीं सदी का यूरोप बदल रहा था। पुर्तगाल एक छोटा सा मुल्क है, यूरोप के नक्शे पर मुश्किल से नजर आता है, लेकिन इस छोटे मुल्क के लोगों के ख्वाब बहुत बड़े थे। शाह मानुएल अव्वल का ख्वाब था हिंदुस्तान तक समंदरी रास्ता, मसालों की तिजारत पर कब्जा, और उसके लिए ज़रूरी था हुर्मुज पर कब्जा। 1498 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाकर हिंदुस्तान का रास्ता दरियाफ्त किया। अब मसालों की तिजारत तुर्कों और अरबों के हाथ से निकल सकती थी, लेकिन इसके लिए समंदरी रास्ते के हर चौक पर कब्जा चाहिए था। पुर्तगाल के मंसूबा था 3 जगहों पर कब्जा करो और पूरी मशरकी तिजारत अपने हाथ में ले लो। हिंदुस्तान में गोवा, मशरिक बईद में मलाका और खलीज में हुर्मुज। और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए भेजा गया एक ऐसा आदमी जो रहम का मतलब नहीं जानता था। अफोंसो दा अल्बुकर्क, पुर्तगाल का सबसे खतरनाक एडमिरल। वो 1450 में पैदा हुआ। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल समंदर पर गुजारे। उसने हिंदुस्तान में कोझिकोड को जलाया, गोवा पर कब्जा किया, और अब उसकी निगाहें हुर्मुज पर थीं। अल्बुकर्क का फलसफा था मुज़ाकरात नहीं, तोप। वो मानता था कि खौफ ही वो जुबान है जो सब समझते हैं। उसने कहा था, अगर मैं हुर्मुज को फतह कर लूं तो मैं एशिया के दिल को मुट्ठी में पकड़ लूंगा। कोई भी ताजिर मेरी इजाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकेगा। लेकिन हुर्मुज कोई बेदिफा कस्बा नहीं था। वहां एक हाकिम था जो लड़ने को तैयार था। सैफुद्दीन, हुर्मुज का नौजवान हाकिम, ने ऐलान किया कि ये जजीरा हमारा है और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 1507 में लड़ाई का वक्त आ गया। सितंबर 1507। अल्बुकर्क के पास थे सिर्फ 6 जहाज और 460 सिपाही। सामने था हुर्मुज का दिफाई बेड़ा, 200 से ज्यादा जहाज। अददी लिहाज से अल्बुकर्क को हारना चाहिए था, लेकिन अल्बुकर्क के पास एक चीज थी जो हुर्मुज के पास नहीं थी, यूरोपी तोपें। पुर्तगाली तोपें लोहे के गोले दागती थीं, लंबी रेंज से, दुरुस्त निशाने से। हुर्मुज के सिपाही तीर और तलवार से लड़ते थे। फासला बहुत ज्यादा था। 3 घंटों में हुर्मुज के 50 जहाज तबाह हो गए। समंदर खून से सुर्ख हो गया। लेकिन अल्बुकर्क मुकम्मल फतह नहीं पा सका। उसके अपने कप्तानों ने बगावत कर दी। जजीरे पर उतरना बहुत खतरनाक है। अल्बुकर्क को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये पसपाई नहीं थी, ये सब्र था, और अल्बुकर्क बहुत सब्र वाला शिकारी था। वो रात हुर्मुज ने कैसे गुजारी होगी? बंदरगाह में टूटे हुए जहाज़ों की लकड़ियां बह रही थीं। माहीगीरों के घरों में रोना था।
सैफुद्दीन के दरबार में गहरा सुकूत था। सैफुद्दीन ने अपने मशीरों से पूछा, ये तोपें कहाँ से आईं? ये लोग कौन हैं जो इतनी दूर से गोले मारते हैं? हॉर्मुज के मशीरों को खबर न थी कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। उन्हें खबर न थी कि यूरोप में एक नई दुनिया बनी है, साइंस की दुनिया, बारूद की दुनिया। और इस लाइल्मी ने हॉर्मुज को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है जो आपने कहीं नहीं पढ़ा। एल्बुकर्क के पीछे हटने के बाद कुछ पुर्तगाली सिपाही हॉर्मुज में रह गए और उन सिपाहियों ने अंदर से हॉर्मुज की कमजोरियां नोट की। जासूसी, तारीख का कदीम तरीन हथियार। एल्बुकर्क पीछे हटा, लेकिन भूला नहीं। 8 साल एल्बुकर्क ने 8 साल हॉर्मुज पर हमले की तैयारी की। उसने जासूसों से हॉर्मुज की हर गली, हर किले की दीवार, हर कमजोरी जानी। उसे पता चला कि हॉर्मुज के पास मीठे पानी का अपना जरिया नहीं, सारा पानी ईरान के साहिल से जहाज लाकर देते हैं। पानी का रास्ता बंद करो और हॉर्मुज खुद गिर जाएगा। लेकिन एल्बुकर्क इतना सब्र क्यों कर रहा था? क्या वो डर गया था? नहीं, वो इंतजार कर रहा था हॉर्मुज के अंदर से आने वाली खबर का कि हाकिम बदल गया है, दरबार में कमजोरी आई है। 1515 में खबर आई, हॉर्मुज का नया हाकिम कमजोर था, दरबार में लड़ाइयां थीं, फौज में निफाक था। एल्बुकर्क ने कहा, अभी वक्त आ गया है। मार्च 1515। एल्बुकर्क की उम्र 65 साल थी। वो बीमार था, थका हुआ था, लेकिन उसका अज़्म नहीं टूटा था। इस बार पुर्तगाली बेड़े में थे 26 जंगी जहाज, 3000 सिपाही और सैकड़ों तोपें। पहले दिन हॉर्मुज की बंदरगाह पर गोलाबारी शुरू हुई। किले की दीवारें गिरने लगीं, लेकिन एल्बुकर्क ने तोपों से पहले एक काम किया था। पानी का जरिया बंद कर दिया था। पानी बंद, खुराक बंद, बाहर से मदद नहीं। जजीरे के अंदर प्यास और खौफ था। हॉर्मुज के हाकिम ने एल्बुकर्क के पास कासिद भेजा, हम सुलह चाहते हैं। एल्बुकर्क ने शराइत रखी, ऐसी शराइत जो सुलह नहीं, हथियार डालना था। अप्रैल 1515। पुर्तगाली परचम पहली बार हॉर्मुज की जमीन पर लहराया। एल्बुकर्क ने फौरी हुक्म दिया, किला बनाओ, एक ऐसा किला जो कभी न गिरे। इस किले की दीवारें 3 मीटर मोटी थीं, अंदर 50 तोपें थीं। ये किला सिर्फ दिफा के लिए नहीं बना था, ये ताकत की अलामत थी। हर गुजरने वाले जहाज को अब पुर्तगाली इजाजतनामा चाहिए था। इजाजतनामे के बगैर तोप का गोला। पुर्तगालियों ने हर गुजरने वाले जहाज से कार्गो का 6 से 10% टैक्स वसूल किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इंसान, यानी एल्बुकर्क खुद, जो अब थका हुआ, बीमार और टूटा हुआ था। हॉर्मुज फतेह हो गया, लेकिन फतेह का जश्न देखने के लिए जिंदा न रहा। दिसंबर 1515। एल्बुकर्क गोवा वापस जा रहा था। समंदर में जहाज पर उसने आखिरी सांस ली। 65 साल की उम्र में उसने हिंदुस्तान, मलाका और हॉर्मुज, 3 आलमी तिजारती मरकज फतेह किए थे। उसे यूरोपी सिकंदर आजम कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने उसे झेला, उनके लिए वो सिकंदर नहीं, एक जालिम फातेह था। तारीख में फातेह और जालिम के बीच का फर्क अक्सर वो लिखता है जो ताकतवर हो। एल्बुकर्क के मरने की खबर सुनकर हॉर्मुज के लोगों ने क्या किया? उन्होंने जश्न मनाया। पूरा जजीरा खुशी से झूम उठा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न रही, क्योंकि एल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली मजीद जालिम हो गए। 120 साल, 1 सदी से ज्यादा हॉर्मुज के लोग पुर्तगाली हुकूमत में रहे। हर ताजिर को लाइसेंस चाहिए था, हर जहाज को इजाजतनामा। जो ना माने उसका माल जब्त, जहाज तबाह। पुर्तगाली तारीखदान खुद लिखते हैं, हमने हॉर्मुज को सोने की मुर्गी बना लिया था। लेकिन हॉर्मुज के अवाम ने मुजाहमत नहीं छोड़ी। छोटी छोटी बगावतें होती रहीं, जासूसी होती रही, पुर्तगालियों को जहर दिया गया, रात को हमले हुए। 120 साल तक कोई बड़ी ताकत हॉर्मुज को आज़ाद ना करवा सकी। क्यों? क्योंकि खलीज के हुक्मरानों में इत्तेहाद नहीं था। सब एक दूसरे से लड़ते थे और पुर्तगाली इस तकसीम से फ़ायदा उठाते थे। लेकिन 1622 में एक नादिर इत्तेहाद बना, और वो इत्तेहाद तारीख बदलने वाला था। शाह अब्बास सफवी, ईरान का अजीम तरीन बादशाह। वो ज़हीन था, सफ़ाक था और दूर अंदेश था। शाह अब्बास जानता था कि जब तक हॉर्मुज पुर्तगाली के हाथ में है, ईरान की तिजारत कभी आज़ाद नहीं हो सकती। और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा आया। इंग्लैंड पुर्तगाल का दुश्मन था, और दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशकश की, हम आपको बहरी मदद देंगे, बदले में हमें हॉर्मुज में तिजारत की इजाज़त दें। शाह अब्बास ने मुआहिदा कर लिया, लेकिन इस मुआहिदे की एक छिपी शर्त थी, जो अंग्रेज़ों ने बाद में जानी, और जानी तो पछताए। वो छिपी शर्त क्या थी, अभी जानेंगे। फरवरी 2022, तारीख का एक अनोखा मौका।
एक तरफ थी शाह अब्बास की जमीनी फौज हजारों की तादाद में, दूसरी तरफ थे अंग्रेजी जंगी जहाज, 5 बहरी जहाज, मॉडर्न तोपें। पहले दिन पुर्तगाली किले पर गोलाबारी शुरू हुई। किले की 3 मीटर मोटी दीवारें जो एल्बुकर्क ने 107 साल पहले बनवाई थीं, आखिरकार गिर गईं। पुर्तगाली गवर्नर ने सफेद झंडा उठाया, हथियार डाल दिए। 107 साल की पुर्तगाली हुकूमत एक सुबह में खत्म हो गई। हॉर्मुज के बूढ़े और बच्चे सब बाहर आए, अजानें गूंजी, सजदे किए। लेकिन यह आज़ादी मुकम्मल आज़ादी न थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना हिस्सा मांग लिया। मुआहिदे की रूह से हॉर्मुज की तिजारत का निस्फ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। पुर्तगाल गया, इंग्लैंड आया। हॉर्मुज का मालिक बदला, किस्मत नहीं। हॉर्मुज आजाद हो गया, लेकिन हॉर्मुज का शहर तबाह हो गया। जंग में बंदरगाह तबाह हो गई थी, तिजारती नेटवर्क टूट गया था, ताजिर दूसरी जगह चले गए थे। बंदर अब्बास, दुबई, मस्कत, वो शहर जो 1000 साल तक दुनिया का तिजारती मरकज था, चंद सालों में एक वीरान जजीरा बन गया। आज हॉर्मुज जजीरे पर सिर्फ 5000 लोग रहते हैं। सारी दुनिया इस जजीरे को जानती है, लेकिन खुद जजीरा गुमनाम है। जजीरे की एक बूढ़ी खातून से किसी ने पूछा, यहाँ कभी बादशाह रहते थे? उसने जवाब दिया, जब हम बादशाह थे तो दुनिया हमारे पास आती थी, अब हम गए तो दुनिया भूल गई। ये जजीरा भूल गया, लेकिन इसका पानी, इसका रास्ता कभी न भूला। आज भी इसी हॉर्मुज के पानी से 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। 4000 साल, फारसी सल्तनतें, अरब ताजिर, पुर्तगाली तोपें, अंग्रेजी चालें, हॉर्मुज ने सब देखा, सब सहा, और फिर भी वो जिंदा है। लेकिन आपने अभी सिर्फ पत्थरों और तोपों की कहानी सुनी। असल कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि आज 2024 में वही ताकतें जो कभी पुर्तगाल और इंग्लैंड थीं, आज वो अमेरिका और चीन बन गई हैं। और जो सवाल 1507 में हॉर्मुज के हाकिम ने पूछा था, वही सवाल आज भी मौजूद है, बस किरदार बदल गए हैं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे 1979 के इनकलाब से, उस इनकलाब से जिसने हॉर्मुज को हमेशा के लिए बदल दिया। हम जानेंगे वो राज जो ईरान ने आज भी अपनी आस्तीन में छुपाया हुआ है, एक ऐसा राज जिसका नाम है इनकलाब। पत्थरों ने वक्त देखा, पानी ने खून देखा, लेकिन हॉर्मुज की असल जंग अभी बाकी है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई तो अभी सब्सक्राइब करें, अगली किस्त आपका इंतजार कर रही है।